दोस्तों लास्ट सेशन में हमने पाइवट टेबल के बारे में सीखा था और इसके मैंने 3 लगातार वीडियो अपलोड किए थे। दोस्तों इसी पाइवट टेबल का यूज करके मैं आज डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा और इसमें मैं स्लाइसर का भी यूज करूंगा और कुछ हाइपर लिंक का भी यूज करूंगा। इसकी मैं 3 सीट बनाऊंगा। एक हमारे पास जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें मेरा डेटा है और ये डेटा मेरा 15,000 रो में है। ये ऑलरेडी क्लीन है तो इसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। दूसरी सीट मैं पाइवट टेबल की बनाऊंगा और तीसरी सीट में मैं डैशबोर्ड बनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एजुबर्ड। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स को चेक किया और उसमें मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो वीडियो को देखते हैं और रिटर्निंग व्यूअर्स भी काफ़ी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हैं। यदि आपने मेरे किसी भी वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सीट बना ली है जिसका नाम डैशबोर्ड रखा है। तो मैं अपना सारा डैशबोर्ड यहीं पर ही बनाऊंगा। तो मैं डेटा वाली सीट पर आ जाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर पाइवट टेबल इंसर्ट करूंगा और ये पाइवट टेबल मैं 4 पाइवट टेबल बनाऊंगा और 4 इसमें चार्ट बनाऊंगा। कुछ इसमें स्लाइसर भी इंसर्ट करूंगा और कुछ हाइपरलिंक के लिए इसमें शेप भी यूज करूंगा। पहली जो पाइवट टेबल बनाऊंगा वो सेल्स बाई सेल्समैन की बनाऊंगा। उसके बाद प्रॉफिट बाई सेल्समैन और तीसरी जो पाइवट टेबल बनाऊंगा वो ईयर वाइज सेल्स की बनाऊंगा। एक बनाऊंगा सेल्स बाई क्वांटिटी एंड टारगेट की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूं और इंसर्ट टैब पर पाइवट टेबल का ऑप्शन है यहाँ पर सबसे लेफ्ट में। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो डेटा मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। आप देख सकते हो सारा डेटा मेरा बिलिंग कर रहा है और मुझे जो है न्यू वर्कशीट पे बनाना है क्योंकि इसकी मुझे एक सीट भी बनाना है। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ तो पाइवट टेबल की एक अलग से सीट बन जाती है और यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ। पाइवट टेबल इसका नाम रख दिया है मैंने। तो ये एक मेरा पाइवट टेबल बन गई। चलिए हम इसमें डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहला डेटा मैं इसमें ऐड करूंगा। तो मुझे सेल्स बाई सेल्समैन बनाना है। तो इसमें सेल्स और सेल्समैन की मुझे फील्ड इंसर्ट करना है। तो सेल्समैन मेरे यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे तो मैं इसे रो में ले लेता हूँ और सेल की जो फील्ड है वो यहाँ पर नीचे है तो मैं इसे वैल्यू में ले लेता हूँ। ये हमारे सेलमैन के नेम है और ये इन्होंने सेल की है। तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। होम पे जाता हूँ और यहाँ पर मेरा नंबर फॉर्मेट है, इस पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मेरी पहली पाइवट टेबल है। अब मैं दूसरी पाइवट टेबल इंसर्ट करता हूँ। तो मैं डेटा टैब पर जाता हूँ और यहाँ पर डेटा शीट पे जाने के बाद फिर से मैं एक पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ और एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पर जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी पाइवट टेबल की एक सीट यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो एग्जिस्टिंग सीट को सिलेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ जाना होगा और पाइवट टेबल पे सिलेक्ट करना होगा और इसे मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। ये मेरी नई पाइवट टेबल 2 के नाम से आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पर मैं प्रॉफिट बाई सेल्समैन की रिपोर्ट बनाना है तो मैं प्रॉफिट को वैल्यू में ले लेता हूँ और सेल्समैन को मैं यहाँ से उठा के रो में ले लेता हूँ। तो ये मेरी दूसरी पाइवट टेबल बन गई है। इसी तरह से मैं फिर से डेटा पे जाता हूँ और इंसर्ट टैब पे जाके पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आता हूँ और इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करके पाइवट टेबल पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ रो छोड़कर यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ एक नई तीसरी पाइवट टेबल। तो मेरी एक पाइवट टेबल तीसरी यहाँ पर हो गई है। ये मुझे ईयर वाइज सेल चाहिए तो मुझे ईयर की फील्ड को ड्रैग करके रो में ले जाना है और सेल्स को उठा के मुझे वैल्यू में डाल देना है। तो मेरी ईयर वाइज यहाँ पर एक पाइवट टेबल बन गई है। अब मुझे चौथी पाइवट टेबल बनाना है तो मैं फिर से डेटा पे आ गया हूँ और इंसर्ट टैब पे जाके पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ और ऑलरेडी मेरे पास जो पाइवट टेबल की सीट है वर्कशीट उसी को एग्जिस्टिंग वर्कशीट मानते हुए मैं यहाँ पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इधर एक ब्लैंक रो पे सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ मेरी चौथी पाइवट टेबल बन गई है
और इस पाइवट टेबल में मुझे फील्ड इंसर्ट करना है, तो मुझे किस सेल्समैन ने कितनी क्वांटिटी बेची है और उनका टारगेट क्या था, इससे रिलेटेड मुझे इसमें फील्ड डालना है। तो मैं सबसे पहले सेल्समैन को रो में ले लेता हूँ और टारगेट और क्वांटिटी वाली मुझे फील्ड देखना है। तो टारगेट मेरा ये है, पहले क्वांटिटी ले लेता हूँ और ठीक इसके नीचे मैं टारगेट वाली फील्ड भी ले लेता हूँ। और इस तरह से आपकी ये नई पाइवट टेबल बन गई है। अब हम इसमें चार्ट इंसर्ट करते हैं, और चार्ट इंसर्ट करने से पहले मैं डैशबोर्ड जो मेरी ब्लैंक सीट है इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको कंट्रोल ऑल पे सिलेक्ट करके इसका एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो मैं इसको डार्क नेवी ब्लू कलर है, मैं इसको ले लेता हूँ। अब मुझे पाइवट टेबल वाली सीट पे जाना है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एनालाइज टैब पर जाके यहाँ पर पाइवट टेबल का एक ग्रुप है, इस टूल्स वाले ग्रुप में पाइवट चार्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक कॉलम चार्ट लेना है, तो ऑलरेडी कॉलम चार्ट बाई डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे ओके कर लेता हूँ। यहाँ पर ये बटन है, तो मुझे इन बटन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, हाइड ऑल फील्ड बटन्स कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो एनालाइज वाला टैब है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मूव चार्ट वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास मूव चार्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को किस सीट पे रखना है, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया है। डैशबोर्ड वाली वर्क सीट पे मुझे ये चार्ट ले आना है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये डैशबोर्ड वाली जो मेरी वर्कशीट है यहाँ पर मेरा चार्ट इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से मैं फिर से पाइवट टेबल पर जाता हूँ, तो ये पाइवट टेबल 2 पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर से एनालाइज टैब पर जाके और यहाँ पर पाइवट चार्ट इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे सेल्स बाई प्रॉफिट वाला एक चार्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पर लाइन वाला चार्ट का यूज कर लेते हैं। चलिए, तो लाइन वाला चार्ट यूज करने के लिए आप कोई सा भी चार्ट यूज कर सकते हो, मैं ये वाला चार्ट ले लेता हूँ, इसे मैं ओके कर देता हूँ। इसके ये बटन मुझे नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट, यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ और फिर से मैं एनालाइज पर जाता हूँ। यहाँ पे मूव चार्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट रहते हुए चार्ट को सिलेक्ट करते हुए मैं मूव चार्ट पर जाता हूँ, फिर से मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट इन वाले ऑप्शन पे डैशबोर्ड को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो एक चार्ट मेरा यहाँ पर ऐड हो जाता है, मैं इन्हें थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं फिर से पाइवट टेबल वाली सीट पर जाता हूँ, मुझे यहाँ एक और चार्ट बनाना है, तो मैं ये तीसरी मेरी जो पाइवट टेबल है मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एनालाइज वाले टैब पर जाता हूँ और पाइवट चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मुझे एक और चार्ट लेना है, तो मैं यहाँ पर 3D पाई चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैं इसे ओके कर देता हूँ और इसके बटन नहीं चाहिए, तो मैं राइट क्लिक करके ये जो हाइड कर लेता हूँ और फिर से एनालाइज टैब पर जाके मूव चार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पे क्लिक करके सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो यहाँ मेरा एक और चार्ट इंसर्ट हो जाता है, मैं इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं फिर से पाइवट टेबल वाली सीट पे आता हूँ, अब मेरे पास चौथी पाइवट टेबल एक और है, इस पे भी मुझे एक पाइवट चार्ट बनाना है। तो पाइवट टेबल वाले एनालाइज वाले ऑप्शन पे जाके पाइवट चार्ट पे जाते हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है वो ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो मुझे यहाँ पर कंपेरिजन भी करना है टारगेट से, जो भी क्वांटिटी सेल हुई है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके जो जितने भी बटन हैं मैं इनको हाइड कर देता हूँ और फिर से एनालाइज टैब पे जाके और मूव चार्ट पे क्लिक करके यहाँ पर डैशबोर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा चौथा एक चार्ट और बन गया है, तो मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 3 सीट हैं, एक में डेटा है, एक में पाइवट टेबल है, एक में डैशबोर्ड है जिसमें मेरे चार्ट इंसर्ट है। तो इसलिए मुझे इन 3 सीट के लिए 3 मुझे अलग अलग शेप भी इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ इंसर्ट टैब पर आता हूँ और यहाँ पर मेरा शेप इंसर्ट करने के ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये वाली शेप ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं राउंडेड रेक्टेंगल वाली शेप ले लेता हूँ और इसे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको कोई कलर दे देते हैं, तो मैं इसका ये कलर देता हूँ और इसी को कॉपी करके एक शेप और इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पर 3 शेप इंसर्ट कर ली हैं। आप इन्हें अपने
अकॉर्डिंग कलर दे सकते हैं। आपको जो भी कलर इसका बेस्ट लगता हो आप उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 शेप इंसर्ट कर ली हैं। तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इनकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है उसे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटेट टेक्स्ट अप ये कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सेंट्रल कर लेता हूँ, यहाँ इसको बोल्ड कर देते हैं और इसकी जो साइज है टेक्स्ट जिसमें मैं इंसर्ट करूँगा इसका साइज 16 कर देते हैं। चलिए अब हम इसमें टाइप करते हैं। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसका नाम पाइवट टेबल कर देते हैं और इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं। इसी तरह इसे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में इसका नाम डेटा रखते हैं और इसका जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं। इसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको एडिट करके डैशबोर्ड, इसका डैशबोर्ड नाम रख के इसे भी ब्लैक कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों शेप और उनकी नेमिंग कर ली है और इनको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक साथ। फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पर एक अलाइनमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पर एक सेंट्रल है और इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो अलाइन सेंटर है तो सेंटर करते हैं तो ये सारे एक सेंटर में आ जाते हैं। ठीक है, अब इनका शेप भी एक जैसा हो गया है। चलिए अब हम इनको लिंक करते हैं। एक शेप मैं यहाँ डेटा वाली में भी इंसर्ट कर लेता हूँ जिससे कि स्विचिंग करते समय हमें आसानी हो जाए। तो मैं इंसर्ट टैब पर जाके और यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं एक शेप इंसर्ट करूँगा। वो शेप यहाँ से लेके यहाँ तक मैं थोड़ी सी ऊपर तक ले लेता हूँ और यहाँ पर शेप को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक फॉर्मेट शेप के ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ फिल वाला ऑप्शन है, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। ट्रांसपेरेंसी यहाँ बढ़ा देता हूँ तो मैंने 60-70% कर दी है। ठीक है, और एक शेप मैं पाइवट टेबल वाले शीट में इंसर्ट कर लेता हूँ और ये शेप यहाँ पर कर लेता हूँ। इसकी भी ट्रांसपेरेंसी मुझे सेट करना है तो राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट शेप और यहाँ पर फिल ऑप्शन में जो सॉलिड फिल है इसी ऑप्शन में यहाँ पर मुझे ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, इसकी भी मैं लगभग 65 या 70 के आसपास कर लेता हूँ। सीट्स के बीच स्विचिंग करने के लिए अब मुझे इस शेप में हाइपरलिंक इंसर्ट करना है। इसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और हाइपरलिंक ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जो हाइपरलिंक का ऑप्शन आता है यहाँ पर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। तो मैंने जो 3 शीट्स बनाई थी पाइवट टेबल, डेटा और डैशबोर्ड की, ये तीनों यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो मैं जब भी इस शेप पर जो मैंने अभी सेट की है इस पे क्लिक करूं तो मुझे डैशबोर्ड पे जाना है। तो डैशबोर्ड वाली पे मैं क्लिक कर लेता हूं, तो डैशबोर्ड वाली सीट पर क्लिक करके इसे ओके कर देता हूं। अब मैं जैसे ही इस शेप पे क्लिक करता हूं तो मैं डैशबोर्ड पे पहुंच जाता हूं। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फाइल की लोकेशन आ रही है, कहाँ पर मैंने लिंक किया है और इसकी जगह पे मैं क्लिक हेयर का ऑप्शन यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो इस शेप पे राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक पे आते हैं और यहाँ पे स्क्रीन टिप है, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं क्लिक हेयर, इसे ओके कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन टिप्स आने लगती है, क्लिक हेयर जो मैंने अभी टाइप किया। ठीक है, जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो हम डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं। इस शेप में एक पाइवट टेबल वाले जो मैंने शेप इंसर्ट की थी, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूं तो मुझे हाइपरलिंक का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, हाइपरलिंक में अब मुझे इस शेप पे क्लिक करने पे मुझे पाइवट टेबल पे जाना है तो मैं पाइवट टेबल वाली सीट है उसे सिलेक्ट करके और यहाँ पर भी क्लिक हियर ले देता हूँ, ओके कर देता हूँ, यहाँ पर भी ओके कर देता हूँ। तो अब मैं जैसे ही इस शेप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्लिक हेयर का एक टूल टिप्स दिखाई देगी। तो ये स्क्रीन टिप है, तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर पहली वाली जो पाइवट टेबल है यहाँ पहुंचता हूँ। ठीक है, फिर से अब मुझे क्या करना है, डेटा वाली जो शेप है इस पर राइट क्लिक करना है और हाइपरलिंक पे क्लिक करके मुझे डेटा वाली शीट है इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर भी क्लिक हेयर टाइप कर देना है। इसे ओके कर देते हैं, इसे भी ओके कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही मैं डेटा वाली शेप पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं डेटा वाली शीट पर पहुंच जाता हूँ। अब मुझे यहाँ से फिर से डैशबोर्ड पे जाना है तो यहाँ पर जो मैंने अभी शेप इंसर्ट की थी मैं इस पर भी राइट क्लिक करता हूँ, हाइपरलिंक पे आता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से डैशबोर्ड सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। जैसे इस शेप पे क्लिक करूंगा तो तुरंत ही मैं फिर से डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में पहुंच जाता हूँ। दोस्तों इस तरह से हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं शेप को इंसर्ट करके। और ये तीसरी वाली जो मैंने अभी एक शेप थी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके और यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ मुझे सिर्फ 2 ही शेप की ज़रूरत थी और 2 ही
हाइपरलिंक की जरूरत थी, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट कर लिए हैं। अब हम इसमें स्लाइसर भी इंसर्ट करेंगे। तो स्लाइसर इंसर्ट करने के लिए मैं किसी भी एक चार्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इंसर्ट पे पहुँचते हैं, यहाँ पे स्लाइसर और टाइमलाइन के दो ऑप्शन है जो फिल्टर्स का काम करते हैं। तो यहाँ मैं फिर स्लाइसर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि मैं कोई भी चार्ट सिलेक्ट ना करूं और मैं स्लाइसर को इंसर्ट करूं तो मेरे वो ऑप्शन नहीं आते हैं जो मुझे यहाँ पर स्लाइसर में यूज करने हैं। तो मैं चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, स्लाइसर को क्लिक करूंगा। तो मैंने जैसे ही स्लाइसर को सिलेक्ट किया तो जो मेरे फील्ड डेटा वाली वर्कशीट में थे वो यहाँ पर सारे फील्ड आ गए हैं। तो मुझे इसमें कैटेगरी का ऑप्शन लेना है, जिससे कि मैं कैटेगरी वाइज सेल्स, प्रॉफिट और एक मुझे सेगमेंट भी लेना है, किस सेगमेंट में कितनी प्रॉफिट कितना सेल हुई है। और एक मुझे ईयर का भी कॉलम लेना है, ईयर की भी फील्ड लेना है, एक मार्केट और एक सेल्समैन की, क्योंकि किस मार्केट में कहाँ पर बेनिफिट हुआ और किस सेल्समैन ने कितनी प्रॉफिट दी है, कितना सेल्स की है। तो इस तरह की फील्ड में मुझे यहाँ से लेना है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सेल्समैन, इसके बाद सेगमेंट ले लेता हूँ, एक मार्केट ले लेता हूँ, कैटेगरी ले लेता हूँ और मुझे एक ईयर की भी चाहिए। तो ईयर ऊपर है तो मैं ये सारे ले लिए हैं। तो मेरी कैटेगरी भी हो गई, सेल्समैन सेगमेंट भी हो गया, मार्केट और कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हो गई। मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे 4 स्लाइसर इंसर्ट हो गए हैं। चलिए मैं इन्हें जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। ये मैंने इंसर्ट कर ली है। ईयर वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसे 2 कॉलम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ऑप्शन वाले टैब पर जाके यहाँ कॉलम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। इनकी साइज भी थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। तो मैंने ईयर वाले स्लाइसर को भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है और इसके जो कॉलम हैं वो मैंने ऑप्शन पे जाके यहाँ पर 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो 2 कॉलम में ईयर आ गई हैं, जिससे मेरा ये एडजस्ट हो गया है। तो मैं इन सारे स्लाइसर्स को एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन हैं काफ़ी सारे, आप अपने अकॉर्डिंग जो पसंद हो वो कर सकते हो। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए अब हम इस वाले चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसमें हमारे जो कॉलम्स हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर डेटा लेवल का ऑप्शन है। यदि आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो इन पर डेटा ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी डिजिट काफ़ी लंबी है, तो मैं इसे 1000 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो डेटा लेवल ऐड किए हैं जो काफ़ी लंबे हैं, तो काफ़ी बड़े लेवल हैं और यहाँ से स्पष्ट क्लियर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका तरीका ये है, आप इनको 1000 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं पाइवट टेबल पर जाता हूँ, यहाँ पर इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है मोर नंबर फॉर्मेट्स, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं कस्टम पे जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको एक फॉर्मेट ऐड करता हूँ। हैज लगाएंगे, डॉट 0 कॉमा के टाइप करेंगे, ठीक है, और इसे ओके कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू 1000 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह से हम बाकी की सारी वैल्यू भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर का यूज करके इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी 1000 में सारी वैल्यू कन्वर्ट हो गई है। चलिए अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं। अब आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। मैं इसके डेटा लेवल यहाँ से हटा देता हूँ और फिर से ऐड कर लेता हूँ, तो 1000 में आ गई है। ठीक है, इसी तरह से मुझे यहाँ भी इन्हें सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल पे क्लिक कर देना है, तो इनकी भी वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाती है। इसी तरह से मुझे इस चार्ट में भी राइट क्लिक करके यहाँ पर मुझे डेटा लेवल ऐड कर देना है। इनमें भी बारी बारी से हम ऐड कर देते हैं। अब मैं पाई चार्ट पे जाता हूँ। पाई चार्ट के किसी एक पार्टीशन पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं। यहाँ पे शेप इफेक्ट है और शेप इफेक्ट में हम वीवल्स का ले लेते हैं। वीवल्स में हम कोई भी एक ऐसी शेप ले लेते हैं जिससे इसका लुक अच्छा हो जाए। तो मैं इसे सिलेक्ट करके इसका लुक चेंज कर लेता हूँ और इसका जो डेटा लेवल है मैं इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कैटेगरी का नेम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ईयर भी इसके साथ ऐड हो गई है। अब यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया है कि ये ईयर वाइज मेरी सेल्स है। इसे मैं हटा देता हूँ। अब हम इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड भी मैं
फॉर्मेट पे ले लेता हूँ। यहाँ पे सेव फिल का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर यही डायरेक्ट ये वाली ले लेता हूँ, नेवी ब्लू वाली। इसका जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, इसको येलो कलर ले लेता हूँ, इसे बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसे भी बोल्ड कर लेते हैं। इनके लेवल ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन इन्हें बोल्ड कर लेते हैं। इसी तरह से मैं इन सब के जो बैकग्राउंड है, सेम फॉर्मेटिंग मैं बाकी के चार्टों के लिए जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारे अभी स्लाइसर हैं जो कि अभी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चार्ट में काम कर रहे हैं। मैंने एक चार्ट ही सिलेक्ट करके ये स्लाइसर ऐड किए थे। अब मुझे इन सभी को कनेक्ट करना है बाकी चार्टों से। तो इसका तरीका ये है कि मैं सबसे पहले कैटेगरी वाले चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमने जितने भी पाइवट टेबल इंसर्ट की थी वो सारी यहाँ शो होती हैं। हम इन सभी को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। इसी तरह से सेगमेंट वाले स्लाइसर को भी राइट क्लिक करते हैं, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाते हैं और सारी की पाइवट टेबल के साथ इसे कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से ईयर वाले को भी राइट क्लिक करके रिपोर्ट कनेक्शन पे जाते हैं और इसमें हमारा सिर्फ एक ही पाइवट टेबल कनेक्ट है, तो मैं बाकी भी पाइवट टेबल कनेक्ट करूंगा। तो जैसे पाइवट टेबल कनेक्ट होगी, ठीक वैसे ही हमारे चार्ट भी उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। मार्केट वाले को राइट क्लिक करते हैं और रिपोर्ट कनेक्शन पे जाते हैं। इन सभी को हम टिक करके ओके कर देते हैं। इसी तरह सेल्समैन वाले को रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके और इन सभी को चेक मार्क लगा के ओके कर देते हैं। अब हम किसी भी स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो सारे चार्ट्स में चेंज होगा। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो फर्नीचर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो सारे चार्ट्स में चेंजेस हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर इनके जो डेटा लेवल है वो हट गए हैं, तो मैं फिर से इन पे ऐड कर देता हूँ। दोस्तों यदि मैं 2012 की बात करता हूँ कि मैं 2012 का मुझे स्टेटस चाहिए, तो 2012 में किस सेल्समैन ने कितनी सेल की थी, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो स्टेटस आ रहा है वो 2012 के स्टेटस है और किस सेल्समैन ने कितनी सेल की है वो आपकी 1000 में यहाँ दिखाई दे रही है। और यहाँ पर किस सेल्समैन से कितना प्रॉफिट हुआ वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो। मैं 13 पे जैसे क्लिक करता हूँ तो इनकी सारी वैल्यू चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह से 12 में क्या स्थिति थी, तो 12 में ईयर वाइज सेल्स हमारी यहाँ पर है। तो 2012 में सेल्स हमारी 493,000 समथिंग थी। इसी तरह से हमारा जो टारगेट है वो 2012 में और 14 में 13 में इस तरह से वो चेंज होता रहता है। जो रेड वाली कॉलम है वो टारगेट की है और जो ब्लू है वो क्वांटिटी की है। कितनी क्वांटिटी हमारा टारगेट था और उसके अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी में सेल हुई वो यहाँ पर स्टेटस है। तो ईयर वाइज जब भी हमें रिपोर्ट की आवश्यकता होगी तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही हमें सबकी चाहिए तो हम यहाँ क्रॉस का निशान है, जैसे ही इस क्रॉस पर क्लिक करते हैं तो हमारा फिल्टर हट जाता है। दोस्तों यदि मुझे कैटेगरी भी चेक करना है कि किस कैटेगरी में हमारी कितनी सेल्स प्रॉफिट हुई है और किस ईयर में कितनी हुई है और उसकी क्वांटिटी कितनी सेल हुई है और टारगेट कितना था, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ तो फर्नीचर में यहाँ पर स्टेटस आपको इस तरह से दिखाई देगा। और यदि ऑफिस अप्लायंस की बात करते हैं तो सबका स्टेटस यहाँ पर एक साथ चेंज हो जाता है। और यदि मैं टेक्नोलॉजी की करता हूँ तो टेक्नोलॉजी में इस तरह से चेंजेस होते हैं। इसका फिल्टर हटा देता हूँ और ये सेगमेंट है, कारपोरेट की स्टेटस यहाँ पे दिखाई देने लगता है। और कारपोरेट में यदि मैं डैन के नाम की क्लिक करता हूँ तो डैन का स्टेटस यहाँ पर ये दिखाई देता है। यहाँ पर 77,000 की इसने सेल की है और इससे प्रॉफिट 24,000 का प्रॉफिट हुआ है। और इन्होंने किस ईयर में कितनी सेल की है वो आपका स्टेटस यहाँ पर है। और इनका जो टारगेट था 273 था, लेकिन ये 270 ही क्वांटिटी की सेल कर पाए थे, ठीक है। और यदि किसी और सेल्समैन की आप चेक करना चाहते हैं तो बारी बारी से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 2012 में यदि हम स्टेटस देखें तो 2012 को जैसे क्लिक करते हैं और रसेल की केवल हम बात करते हैं तो उनका स्टेटस इतना था। ये स्टेटस इनका है और ये कारपोरेट का है जो 2002 में हुई है और ये रसेल का स्टेटस है, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ और ये हमारा स्टेटस। इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं।
यदि आप इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देना चाहते हैं तो मैं इन लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ फॉर्मेट पे सेप इफेक्ट का ऑप्शन है और सेप इफेक्ट में यहाँ पर ग्लो का ऑप्शन है। ग्लो में आप कोई सी भी एक ग्लो को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, इससे थोड़ा सा लुक आपको बेहतर दिखाई देगा। दोस्तों इस तरह से हम अपने डेटा से डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइसर या टाइमलाइन भी यूज कर सकते हो। शीट्स के बीच में स्विचिंग के लिए आप लिंक भी, हाइपर लिंक भी शेप के साथ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फाइल को डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी यदि कोई संशय है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए।